वेलकम टू द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ मोहित गुप्ता। और आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, किसी भी चीज को आप कन्वर्ट कर दे किसी दूसरे सबस्टेंस में, उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। बट दूसरे सबस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए पहले वाले सबस्टेंस से एकदम क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, मिल्क को कन्वर्ट कर दिया कर्ड में, ठीक है, यानी दूध को दही में बदल दिया। तो दूध को जब दही में बदल दिया यानी यहाँ पे क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गई। जो मिल्क की प्रॉपर्टीज है वो एकदम से अलग है और कर्ड की प्रॉपर्टीज एकदम से क्या है, अलग है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो द केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सबस्टेंस आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सबस्टेंस विद न्यू केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और जो जिन सबस्टेंस को हम यूज करते हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पे मिल्क आपका क्या हो जाएगा, वो रिएक्टेंट हो जाएगा, मतलब जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, और जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आई। और जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होगी वो मिल्क की प्रॉपर्टी यानी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से एकदम क्या होगी, डिफरेंट होगी, या फिर मैं कह दूं क्या होगी, न्यू होगी, न्यू केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। यहां तक बात समझ में आई। अब बात यह है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। तो आप लोग जानते हो कोई भी कंपाउंड होगा तो वो एक बॉन्ड से बना होगा। इसमें बहुत सारे, मान लो ये ए बी ऐसे करके बॉन्ड से बना है ना, यहाँ पे सी भी है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब प्रोडक्ट बना तो ये ए के साथ बॉन्ड हटके अब सी के साथ बन गया। ठीक है, तो यानी बॉन्ड ब्रेक होके न्यू बॉन्ड बनते हैं, तभी जाके एक केमिकल रिएक्शन संभव हो पाती है। तो दिस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, जब पुराने बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, नए बॉन्ड बनते हैं, तब जाके एक केमिकल रिएक्शन हो पाती है। बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। अच्छा, अब अगर बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, कहने का मतलब आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, आप कैसे पता लगाओगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो पहला क्या होगा, चेंज इन स्टेट होगा, यानी स्टेट में चेंज हो जाएगा। आपका जो सॉलिड है लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस सॉलिड में, कुछ भी हो सकता है, मतलब चेंज इन स्टेट होगा अगर केमिकल रिएक्शन होगा। अगर मिल्क कर्ड में चेंज हो रहा है तो मिल्क क्या एक लिक्विड है, कर्ड क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। तो मीन्स लिक्विड सॉलिड में चेंज हुआ है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो चेंज इन स्टेट हो सकता है। ठीक है, या फिर चेंज इन कलर, कलर चेंज हो सकता है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या होगा, कलर चेंज हो सकता है। रिएक्टेंट का कलर प्रोडक्ट के कलर से क्या होगा, डिफरेंट होगा। फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जब केमिकल रिएक्शन होती है तो गैस रिलीज होती है। भाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, जिस एटम के साथ बॉन्ड ब्रेक होता है वो ज्यादातर क्या होता है, गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है, गैस के फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, चौथा चेंज इन टेम्परेचर, या तो हीट इवॉल्व होगी या तो हीट एब्जॉर्ब होगी। अगर हीट इवॉल्व होती है तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई रिएक्शन हुई और वो हीट, मतलब बहुत गर्म हो गए, वो रिएक्शन करते हुए प्रोडक्ट बहुत हीट हो गया, गर्म हो गया, तो कहने का मतलब वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, हीट निकली हुई है। और कहीं कहीं पे क्या होता है, हमको हीट देना पड़ता है, हीट लेके केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें उनको क्या करना पड़ता है, बर्नर जलाया, आग जलाया, जब टेम्परेचर उसको दिया सुटेबल टेम्परेचर, तब केमिकल रिएक्शन होती है। यानी वो कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बहुत सारी एक ऐसी रिएक्शन होती है, मान लीजिए ये आपका टेस्ट ट्यूब है, एंड टेस्ट ट्यूब में आपने किसी दो चीजों को मिला के आप चाहते हो कि कोई मेरे पास मैंने ए और बी को मिला के सी बनाया है। ठीक है, तो सी तो बन गया, लेकिन कुछ प्रेसिपिटेट यानी कुछ अवक्षेप नीचे जम जाता है, कुछ चीजें क्या हो जाती है, नीचे जम जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो प्रेसिपिटेट भी क्या हो जाता है, नीचे जम जाता है। मान लीजिए आप किसी चीज को घोल रहे हो, ठीक है, तो जब आप घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, तो बीच में देखते हो कि नीचे बहुत सारी चीजें जम गई हैं। ठीक है, मान लीजिए मिट्टी है एंड बालू है, ठीक है, और उसको पानी में घोला गया, तो मिट्टी तो घुल रहा है, 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 एंड थोड़ा बाद देखोगे तो वो नीचे आके क्या हो गया, जमा हो गया। वो एक तरीके से वैसे ही केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट होता है, यानी वो नीचे आके क्या हो जाता है, जम जाता है। तो सॉलिड फॉर्म्ड इन सोल्यूशन, जो सोल्यूशन में जो सॉलिड फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो इतनी चीजें हमको देखने को मिल सकती है। इससे आप पता लगाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन को हम अगर सिंबल के फॉर्म में लिखें। मैंने बोला, मान लीजिए एक केमिकल रिएक्शन हुई है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया है, बर्न किया गया मैग्नीशियम रिबन को। ठीक है,
अब इसको अगर हम सिंबलाइज फॉर्म में लिख दें, यानी सिंबल के फॉर्म में लिख दें, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन को ही केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। अब कैसे लिखोगे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म, मैग्नीशियम जलाया गया तो मैग्नीशियम के लिए आप लिखोगे Mg। ठीक है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन प्लस बर्न किया गया, कोई चीज जलाई जाती है तो बेटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाई जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन आप लिख दोगे और यहां पे बन जाएगा MgO। ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा MgO। अच्छा एक बात मेरी और समझना, एक बात और मेरी बात समझना, यहां पे देखोगे तो यहाँ पे Mg 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहां पे देखोगे तो Mg और ऑक्सीजन दोनों 1-1 है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग ऐसा हो नहीं सकता, जो रिएक्टेंट का मास होगा वही प्रोडक्ट का मास होगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिएक्शंस बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे भी 2 Mg, यहाँ पे भी 2 Mg, यहाँ पे 2 O2, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, है ना। तो कहने का मतलब रिएक्शन बैलेंस करनी होती है। कैसे रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, कैसे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, चलिए आते हैं, सीखते हैं भाई। केमिकल इक्वेशन, ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर रिएक्टेंट आर रिटेन ऑन लेफ्ट। हमेशा याद रखना कि रिएक्टेंट को हम किधर लिखेंगे, लेफ्ट में। रिएक्टेंट क्या था, भूल गए, रिएक्टेंट क्या था, रिएक्टेंट ऐसा चीज था जिससे प्रोडक्ट बनता था, यानी रिएक्टेंट वही चीज है, पुराना सबस्टेंस जिससे नया सबस्टेंस बना है ना, जिससे मिला के आप नया सबस्टेंस बना रहे हो। मान लो आलू लिया, प्याज लिया, बढ़िया से सब्जी बनाई, तो ये जो आलू प्याज था वो क्या था, रिएक्टेंट था। तो रिएक्टेंट हम जो जिससे जो चीज बन रही है उसको हम कहां पे रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर मैंने बोला कि मैंने क्या करा है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया, तो मैंने रिएक्टेंट को किधर रखा, इधर रखा है, और प्रोडक्ट में किधर रखूंगा, राइट साइड में रखूंगा। और दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मैं किससे सेपरेट करूंगा, एक एरो से सेपरेट करूंगा, यानी दोनों के बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या बना रहेगा, एक एरो बना रहेगा। यहां तक मेरी बात समझ में आई, ठीक है। अब बट दिस इज नॉट बैलेंस, मैंने बताया ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए सीख लेते हैं बैलेंस कैसे करोगे आप, ठीक है। सबसे पहले ये जान लीजिए टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एक होता है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में आपने डायरेक्ट लिख दिया कि भाई मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। अब आते हैं स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल यानी मैग्नीशियम की जगह अब उसका सिंबल लिख दो Mg, ऑक्सीजन की जगह उसका सिंबल लिख दो O2, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। बट ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है ना, मैं अभी भी बता रहा हूं अनबैलेंस्ड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन क्या कहता है कि भाई जो इधर मान लो आपने, मान लीजिए आपने सब्जी बनाने को सोचा, ठीक है, आप 2 किलो सब्जी लेके आए, पूरी 2 किलो सब्जी को आपने बना डाला, तो जो सब्जी बनेगी वो भी ना 2 किलो बनेगी, वो भी तो 2 किलो बनेगी, नहीं बात समझे। तो कहने का मतलब जितना चीज आप लोगों ने यूज किया है, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास, जो रिएक्टेंट का मास होगा वो बराबर किसके होगा, प्रोडक्ट के मास का। तो यानी जितना आप रिएक्टेंट रखोगे उतना प्रोडक्ट भी रखोगे। तो यहाँ पे देख लो आप, मैग्नीशियम मैंने 1 रखा, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो कहने का मतलब बराबर नहीं है ना, दोनों मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल का नंबर बराबर होना चाहिए। तो इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा, अनबैलेंस। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे, अब कैसे बैलेंस करते हैं वही बस अब सीखने जा रहे हैं। तो ये समझ में आया, एक वर्ड इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बात और, इन सारी चीजों की जो नोट्स है ना, नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। फिर भी अगर नहीं मिल रहा तो आप हम लोग के कोचिंग की वेबसाइट में डायरेक्ट जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स, ठीक है, इजिली अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं बैलेंस करने का, बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, स्मार्ट ट्रिक टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इजिली। तो आपको याद रखना है, माचो नाम सुना है ना, माचो, अब याद रखो मेचो, ठीक है। आपको रूल क्या याद रखना है, मेचो। रूल क्या है बेटा, मेचो। मेचो अगर याद हो गया तो बताओ, ठीक है। तो आप हमेशा बस याद रखो क्या मेचो। मेचो मतलब क्या है, सबसे पहले M फॉर मेटल, E फॉर नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल कौन को, मेटल तो समझते हो ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, है ना, पोटेशियम, ये सब क्या है बेटा, मेटल है। मेटल तो समझते हो ना यार, बचपन से पढ़ रहे हो। फिर नॉन मेटल समझ लो, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सब क्या बेटा, नॉन मेटल है, मतलब जो मेटल नहीं है वो नॉन मेटल है। फिर उसके बाद आप समझो कार्बन, पहले हम क्या लेंगे, मेटल, M फॉर मेटल, E फॉर नॉन मेटल, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हम सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। तो अब बैलेंस करने के कुछ नियम जान लो, बैलेंस करने के कुछ नियम जान लो। सबसे पहले क्या है, हम जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, जो एग्जाम में आएगा अनबैलेंस्ड इक्वेशन, मैं उसको यहाँ पे लिख लूंगा ऐसे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। जैसे मैंने एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन ये यहाँ पे लिखी हुई है, देखा, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं इसको,
यहाँ पे मैंने अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखी हुई है क्या, C3H8 प्लस O2 CO2 H2O। तो सबसे पहले मैं क्या लिख लूंगा, अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख लूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं लिस्ट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड, मैं बोथ साइड के एलिमेंट की लिस्ट बनाऊंगा कि इधर कौन कौन से एलिमेंट है, लेफ्ट साइड में कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो मैं यहां से लिखता जाऊंगा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इधर भी कौन कौन होगा, जो उधर एलिमेंट होंगे वो इधर भी होंगे, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे लिस्ट बना लो, ठीक है। एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद अप्लाई मेचो रूल, है ना। हमको क्या अप्लाई करना है, मेचो रूल, माचो नहीं, मेचो रूल। मेचो रूल में हमको सबसे पहले देखना है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको मेचो रूल में मेटल एंड नॉन मेटल से मतलब ही नहीं है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, नीचे है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिखा था कार्बन, पहले लेफ्ट हैंड साइड में जितना एलिमेंट है इसका यहाँ पे लिख लेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पे भी क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब अगर देखा जाए तो अगर मेचो रूल देखा जाए तो मेचो मींस क्या है, एम मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर CHO। तो सबसे पहले हमको क्या बैलेंस करना है, कार्बन बैलेंस करना है, ठीक है। तो कार्बन कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पे अगर आप देखो तो कार्बन कितना है, जो जितना है पहले लिख देते हैं। कार्बन यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। यहाँ पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, एंड हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन एक्चुअली में 3 है यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है पूरा लिख देते हैं, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। अब बैलेंस कैसे करना है, सबसे पहले मेचो रूल, तो ये मेटल एंड नॉन मेटल तो यहाँ पे है नहीं, CHO, पहले C को फिर H को फिर O को। C यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। ये यहाँ पे C कहाँ पे है, इस वाले में हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, चलो 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब उसके बाद हाइड्रोजन की, जैसे हमने 3 को मल्टीप्लाई करा तो हम देखते हैं कि भाई 3 का मल्टीप्लाई कार्बन पे हमने करा, बट ऑक्सीजन पे अपने आप हो गया, तो ऑक्सीजन पे भी हमको 3 का मल्टीप्लाई इधर हमने कर दिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए, इधर 3 ऑक्सीजन पहले थे 3 ऑक्सीजन हमारे पास पहले ही थे, 3 का और बट 2 में मल्टीप्लाई करा है ना। यहाँ पे देखो हमने कितने पे, 2 ऑक्सीजन पे मल्टीप्लाई किया, यानी हमारे पास टोटल जो ऑक्सीजन हो गया 2 ऑक्सीजन पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एक ऑक्सीजन हम बाहर रखते हैं, यहाँ पे 2, यानी 3 दूनी 6 और 6 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे हो गए, 6 प्लस 7 हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। और बैलेंस करना है अभी, तो अब उसके बाद किसका नंबर लगेगा, यहाँ पे हम हाइड्रोजन का नंबर लगाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करा दे, 4 से मल्टीप्लाई करा दे, तो दोनों साइड में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमने करा दिया, चलो 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई कराया तो हो गया, बट 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कराए तो हाइड्रोजन में तो 4 का मल्टीप्लाई हुआ, बट ऑक्सीजन में भी क्या हो गया, 4 का मल्टीप्लाई हो गया। तो इधर भी हमने क्या कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन हमारे 4, यानी टोटल ऑक्सीजन हमारे 10 आ गए। टोटल ऑक्सीजन कितने आ गए, 10 आ गए। अब उधर ऑक्सीजन 10 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं, 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यहाँ से भी 5। तो हमारी जो बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, C3H8 प्लस 5O2, है ना, प्लस सॉरी एरो 3CO2 प्लस 4, उधर दिख ना रहा होगा, 4H2O। अब देख लो इधर, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे भी 3 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 2 जा 8 है, यहाँ पे 10 ऑक्सीजन है, 5 है ना, 2 ऑक्सीजन ऐसे करके। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6 एंड 4 ऑक्सीजन इधर है 10 है। तो यानी अब ये रिएक्शन कैसे हो गई, बैलेंस हो गई है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि आप फॉलो कर पाओ मेचो रूल। मेचो रूल आ गया, यानी आप क्या सबसे पहले बैलेंस करोगे, आप बैलेंस क्या करोगे, ठीक है, ठीक है, 1 बाई 1 आइटम आप बैलेंस करते जाओ, ठीक है। यही आपका क्या है, मेचो रूल है, ठीक है। तो वैसे ही हम बैलेंस करते चले गए और हम हमारा जो बैलेंसिंग इक्वेशन आया वो क्या है, C3H8 5 ऑक्सीजन, ऐसे करके ये बैलेंस हो गया। ऐसे करके मैं बहुत सारी टेलीग्राम पे मैंने इक्वेशन बैलेंस करने के लिए एक सीट डाल दिया है, तो उसको बैलेंस करिए एंड उसके लिए भी एक अनदर लेक्चर बनाएंगे, हम बहुत सारी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे मेचो रूल के थ्रू, ठीक है। एक्चुअली में मेचो रूल तो आपका एक ट्रिक हो गया, ठीक है, ये तो एक ट्रिक हो गया कि पहले आप किसको करोगे, ठीक है। इस मेथड को बोला जाता है बेटा, इस मेथड को जिसमें हम एक एक एटम को बैलेंस करते हैं उसको बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो मे बी आपके एग्जाम में ऐसे बोल भी दे कि बैलेंस द इक्वेशन बाय द हिट एंड ट्रायल मेथड, तो इस मेथड को क्या बोला जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। वहां पे मेचो मत लिख देना, मेचो आपका क्या है, मेरे अकॉर्डिंग एक मतलब एक ट्रिक है, ठीक है। चलिए पहला जो रिएक्शन है वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है भाई, कोई 2 चीज है उसको हमने कंबाइन करा और उससे कोई तीसरा चीज बन जाए, यानी आपका जो ए है
ए मिला, बी मिला और क्या मिल गया, ए बी बन गया। यानी दो चीजें क्या हो गई, एक साथ क्या हो गई, कंबाइन हो गई। जैसे मान लो लड़का लड़की की शादी होती है एंड फिर एक वो कपल बन जाते हैं ना, तो वैसे ही क्या हुआ, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, यानी अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट। अभी उस वाली क्लास में मैंने बताया था कि जो लेफ्ट साइड में लिखते हो रिएक्टेंट होता है, यानी जो जिससे प्रोडक्ट बन रहा है वो रिएक्टेंट है, मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, और जो बन रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं ताकि अब क्या बन सके, एक सिंगल प्रोडक्ट बन सके। एग्जांपल की बात देखो, एग्जांपल देखो, कार्बन है, कार्बन, कार्बन भाई कहां कहां पे कार्बन पाया जाता है, कार्बन लकड़ी में पाया जाता है, कार्बन पेपर में पाया जाता है, कार्बन आपका ग्रेफाइट है, कार्बन ठीक है जो पेंसिल में होता है बहुत लिटिल अमाउंट में, ठीक है, डायमंड है कार्बन, है ना। तो मैं अगर बात करता हूँ कार्बन है, कार्बन को हमने जला दिया, किसी भी चीज को जलाना है तो उसमें ऑक्सीजन चाहिए, और जैसे ही हम कार्बन को जलाते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। स्क्रीन में आ रहा है, हाँ, क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये कैसे बना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से बना, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के क्या हुआ, कॉम्बिनेशन से बना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के फीचर क्या क्या है, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या क्या होगा। सबसे पहली बात आप लोग समझ गए हो कि ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में केवल क्या होगा, एक प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट के बनने के बाद वो जो प्रोडक्ट होगा ऑफन एक्सोथर्मिक होगा, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ज्यादातर वो क्या करेगा, एक्सोथर्मिक होगा, यानी वो हीट को रिलीज करेगा। क्या ये रिलीज करेगा, हीट। अभी एक एग्जांपल लेते हैं उसका, में इन्वॉल्व एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा एलिमेंट क्या होता है बेटा, एलिमेंट से ही कंपाउंड बनता है। जैसे मैंने बोल दिया CO2 एंड CO2 बन गया, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है जो अकेले है उसको एलिमेंट बोलेंगे, ये जो ऑक्सीजन है ये आपका एक कंपाउंड हो जाएगा। बात समझ में, जब कोई एटम अकेले होता है तो हम उसको एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और जब वो एलिमेंट, दो एलिमेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं, कंपाउंड इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे बात समझ में आई। अभी हम एक्सोथर्मिक वाले को एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया से अच्छे से समझेंगे। पहले यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल। मैंने क्या करा, मैग्नीशियम रिबन को जला दिया। पिछली बार भी ये वाला एग्जांपल लिया था जब मैं बैलेंस इक्वेशन को समझा रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर दिया, जला दिया, और क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी 2Mg + O2 और क्या बना, MgO। एक चीज मेरी बात देखो, कितने रिएक्टेंट हैं, एरो के इधर लेफ्ट साइड में दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, यानी ये कौन सी रिएक्शन हुई, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई, ठीक है। फिर ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया है, और जब बर्न हुआ है तो विद डैजलिंग फ्लेम, उसमें डैजलिंग फ्लेम निकली है। बात समझ आई। व्हाइट एस यानी राख, एक सफेद राख बनी है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, एक सफेद राख बनी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब ये डैजलिंग फ्लेम क्या है, डैजलिंग फ्लेम ये बता रहा है कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, यानी जो हीट क्या कर रही है, निकाल रही है। मैंने पहली क्लास में एक्सोथर्मिक को थोड़ा सा डिटेल करा था, यानी जो क्या करे, जो हीट को बाहर निकाले, ठीक है। एक्सो का मतलब ही होता है एग्जिट, थर्मिक का मतलब होता है हीट। बस समझ में आई। आगे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में हमने पानी मिला दिया, यानी वाटर, है ना, एंड वो क्या बन गया, स्लेक्ड लाइम बन गया। क्या बन गया, स्लेक्ड लाइम बन गया। अब तुम लोग को एक स्टोरी सुनाता हूं, ठीक है। हमारे गांव में एक दादी होती थी, है ना, और वो दादी क्या करती थी, इसको मटका बोलते ना, इस मटके में बुझा हुआ चूना लेते थे, CaO, सॉरी बुझा हुआ चूना नहीं, ये सूखा चूना है। CaO क्या है, सूखा चूना है। ये क्या है, सूखा चूना, चूना तो समझते हो ना, सूखा चूना। अब उसमें क्या डाल देते थे, पानी डाल देते थे। क्या डाल दिया, पानी। जैसे ही पानी डाला तो इसमें पता नहीं कहां से इतना हीट आने लगता है, ये गर्म हो जाता है, पूरा का पूरा ये गर्म हो जाता है, और ये बुझा हुआ चूना बन जाता है, यानी CaOH का होल ट्वाइस। तो इससे भी पता चला ये हीट निकली, तो इससे भी पता चला ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इस चूने का काम क्या करते हैं, ये सूखा चूना हम लोग लाए, चूना पत्थर, है ना, और अब उससे क्या बन गया, बुझा हुआ चूना। ये वही चूना है जो पान के साथ खाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन कैसी हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। ये हमारी रिएक्शन कैसी हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हमारी एक विग्रस रिएक्शन है, विग्रस रिएक्शन है, और इस रिएक्शन से क्या होता है बेटा, हीट निकलती है, हीट इज रिलीज, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग वॉल्स, ठीक है। ये कहां पे यूज किया जाता है, आप देखोगे तो चूना जो है वो घर में भी यूज किया जाता है ना, जो व्हाइट वॉश करा जाता है उस घर में भी, यानी पुट्टी, है ना, वो घर में लगाने के लिए व्हाइट, फिर उसके ऊपर से पेंट करते हैं, तो वहां पे भी यूज किया जाता है, ठीक है। फिर ये वाला एग्जांपल तो ले ही लिया मैंने, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफन होती है एक्सोथर्मिक, ये जरूर याद रखना। पहले ये मेरी बात बताओ तुमको, एक्सोथर्मिक पता चला, एक्सोथर्मिक पता चला, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, एंड थर्मिक का मतलब हो गया हीट,
यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट एग्जिट होती है। आगे थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे। ये बताओ कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया नहीं आया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया नहीं आया? अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो हम लोग दूसरी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। मैंने अभी बोला कि एक लड़का लड़की है, दोनों की शादी करा दिया गया तो एक कपल बन गया, नहीं जोड़ा बन गया। बट अगर उन लोगों में डिवोर्स हो जाए यानी दोनों फिर से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी जो आपका ए बी बना था अब वो क्या हो गया, ए और बी में क्या हो गया बेटा, अलग अलग हो गया। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अ रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन, सिंगल कंपाउंड, ये कंपाउंड है, मैंने बोला ना अभी कोई दो एलिमेंट जुड़े होते हैं साथ में तो उसको कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सबस्टेंस, या फिर एलिमेंट या फिर कंपाउंड। बात समझ में आई? तो यानी जब कोई सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा, है ना, मतलब एक से दो में या दो से ज्यादा में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाए। मतलब एक कंपाउंड ब्रेक हो जाए बहुत सारे कंपाउंड में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। टूटना, सीधी सी बात। ठीक है, अब डीकंपोजिशन के भी टाइप है। डीकंपोजिशन के भी क्या है, टाइप है। क्योंकि एक चीज ये बोला गया ना कि बनाना बहुत कठिन है बट तोड़ना बहुत आसान है। ठीक है, बट बनाने के लिए हमको बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तोड़ने के लिए भी लगता है, बट डिवाइसेस, कुछ चीजें लगती है तोड़ने के लिए। तो डीकंपोजिशन के लिए भी बहुत सारी चीजें लगती है। सबसे पहले तो आप हीट देके किसी चीज को तोड़ सकते हो, कोई भी चीज है उसको टेम्परेचर देके, हीट देके तोड़ सकते हो। नहीं टूट रही, इलेक्ट्रिसिटी देके चेक कर लो, इलेक्ट्रिसिटी से टूट जाएगी। फिर या फिर क्या हो जाएगी, सनलाइट से, सनलाइट यानी यूवी रे से बहुत सारी चीजें क्या होती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन परफॉर्म होती है। ठीक है, तो जब हम हीट का यूज करके डीकंपोजिशन रिएक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग थर्मल डीकंपोजिशन। क्या बोलते हैं हम उसको, थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन कैसे, थर्मल मतलब हीट, तो यानी ऐसा डीकंपोजिशन जिसमें क्या इन्वॉल्व हो, हीट इन्वॉल्व हो। अभी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है आपका, चूना पत्थर, लाइम स्टोन। ये क्या बेटा, लाइम स्टोन। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, दूसरा क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। याद कर लो भाई, डीकंपोजिशन के टाइप्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर क्या है, फोटोलिटिक। देखो लिटिक वर्ड जहां पे भी है तो उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, तोड़ना, है ना। तो लिटिक मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो इलेक्ट्रोलिटिक यानी किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। फोटो यानी लाइट से, यानी सनलाइट। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहां तक बात समझ में आई। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसका एग्जांपल अभी देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मैंने एग्जांपल और ज्यादा डिटेल से नीचे रखे हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये तो मैंने एक जगह पे लिख दिया। तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन का एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर को तोड़ा जाता है। अगर इसको बहुत अच्छे से समझना है ना, तो घर में आप वो पानी गर्म करने वाली रॉड लेके आते हो, तो पानी गर्म करने वाली जब रॉड को लेके आते हो तो देखते हो बहुत सारा उसमें से क्या निकलने लगता है। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, तो यानी वाटर की तो गर्म हो रहा है ना, और उसके वजह इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है वाटर, यानी ऑक्सीजन कहीं और जा रहा है, हाइड्रोजन कहीं और जा रहा है, और वाटर से यही तो निकलेगा। ठीक है, फिर डिकम्पोजिशन ऑफ एजीसीएल, सनलाइट की वजह से। एजीसीएल क्या होता है, भी बहुत अच्छे से पढ़ता है उसको, फोटो इसी से बनती है। चलिए, थर्मल डिकम्पोजिशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या किया गया आपका, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन, है ना। ये टूट जाता है, जैसे हम उसको क्या देते हैं, हीट देते हैं। किसमें टूट जाता है, क्विक लाइम में। क्विक लाइम वही है सूखा चूना, है ना, सूखा चूना जो अभी जिससे हम बुझा हुआ चूना बना रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, क्विक लाइम में टूट जाएगा, और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। क्विक लाइम में और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, CaCO3 CaO एंड CO2। अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, क्या केमिकल रिएक्शन बैलेंस है क्या, तो आप देखोगे तो हाँ बैलेंस है। तो ये भी अपना दिमाग रखना कि एग्जाम में जो भी लिखना तो ज्यादातर बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना। गलत लिखोगे तो नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत तो दे ही देगा वो, बट अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, है ना, या फिर उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है टूटना, यहाँ पे लिटिक का मतलब है ना, या तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोल दो या उसी को क्या बोल दो, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होगा। तो वही एग्जांपल मैंने बताया ना, वाटर टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो वाटर इज ब्रोकन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा मेरी बात समझिए, यहाँ पे H2 है
हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो अगर इसका रेशियो देखें तो हमको पता है कि यहाँ पे रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगा, बट हाइड्रोजन 2 टाइम निकलेगा तो ऑक्सीजन 1 टाइम निकलेगा, क्योंकि वाटर में क्या है, ऑक्सीजन कम है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो H2 एंड O2 आर कलेक्टेड इन 2:1 रेशियो। बात समझ में आई। फिर हम लोग बात करते हैं फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। क्या बात करेंगे हम लोग, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। तो फोटोलिटिक डीकंपोजिशन क्या होता है, या इसी को बोलते हैं लाइट का डिकम्पोजिशन, लाइट के डिकम्पोजिशन, है ना। लाइट से जो डिकम्पोजिशन होता है, तो हमने लिया AgCl, हमने क्या लिया, AgCl। जैसे ही AgCl में सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट उसको देता है एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी दी जा रही है मॉलिक्यूल को टूटने के लिए, है ना, तो एनर्जी दी जा रही है। तो जैसे ही इसको एनर्जी मिलती है, Ag को एनर्जी मिली, सिल्वर अपना यहाँ पे अलग हो गया एंड क्लोरीन गैस आपकी अलग हो गई। सिल्वर अलग हो गया एंड क्लोरीन गैस आपकी क्या हो गई, अलग हो गई। एक्चुअली इसका यूज फोटोग्राफी में किया जाता है। यहाँ पे पीछे एक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट होती है, फोटोग्राफिक प्लेट। मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हो एंड आप में सनलाइट डाला गया, पीछे क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट। तो आप देखोगे कि पीछे जो है वहां पे जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है AgCl की बनी होती है। किसकी बनी होती है, AgCl की। और जब उसमें Ag जाता है तो जैसे ही वो सनलाइट उसको मिलेगी, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Ag में, और Cl हो जाएगा बाहर। ये जो Ag है वो ब्लैक कलर का होता है, ज्यादातर जो कलर है इसका कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। एंड ये पूरा का पूरा कैसे हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। एंड आगे जहां पे आप खड़े हो वहां पे क्या रहेगा, व्हाइट रहेगा। बात समझ में आई। तो इसका यूज आप लोग कहां करते हो, फोटोग्राफी में पहले यूज किया जाता है। कहां पे पहले यूज किया जाता था, फोटोग्राफी में। बात समझ में आई। तो सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, ग्रे या फिर ब्लैक, ठीक है। और इसका यूज कहां पे किया जाता है, फोटोग्राफी में। इसका यूज कहां पे किया जाता है, फोटोग्राफी में। तो यहां तक बढ़िया से रिवाइज कर लेना। जो नहीं समझ में आया तो कमेंट वगैरह कर दिया करो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, मैंने हर रिएक्शन में एक चीज आपको बताई। मैंने बोला एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने बोला कि A और B मिलके बना लेते हैं AB, है ना। कहने का मतलब कोई दो, मान ले एक लड़का लड़की, दोनों की शादी हो गई, बन गए कपल, और दोनों में जब तलाक हो जाता है तो डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी AB अब टूट गया, A और B में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। मान लीजिए यहां पे आपका AB था और यहां पे कोई अगला एक इंसान आ जाता है और वो A के साथ अब जुड़ जाता है और बना लेता है AC, और B अलग हो जा रहा है। तो यानी यहां पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस भाई साहब ने B को हटा दिया, कह रहा तुम हटो, मैं जा रहा हूं A के पास, और AC बन गया और B हट गया, B अब रो रहा है, ठीक है। ज्यादातर लाइफ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो चलती ही रहती है, ठीक है। तो हमको लाइफ से क्या ही लेना देना, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर दे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यानी जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैसे बोल रहा हूं, मान लो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और तुम लोग आ जाते हो, सर हटो मेरे को थोड़ा सा टीवी चलाना है या फिर मेरे को कुछ देखना है, तो मैं हटने दूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोर रिएक्टिव मैं हूं एंड तुम लेस रिएक्टिव हो, ठीक है। बट अगर मेरे सर आ जाए कोई एंड बोले बच्चे तुम हटो, तुम खुद मेरे बच्चे हो, मैंने तुमको पढ़ाया है, तो मैं हट जाऊं, क्योंकि वो मेरे से मोर रिएक्टिव है। तो हमेशा जो मोर रिएक्टिव वाला होता है वो लेस रिएक्टिव वाले को क्या करता है, हटा देता है। जब आप घर में बैठे होते हो एंड घर में कोई मेहमान आता है, तो मेहमान जैसे ही आएंगे तो आपको हटा दिया जाता है वहां से, क्यों, क्योंकि आप लोग क्या हो, लेस रिएक्टिव हो, जाओ भाई ये लेते आओ, मेहमान के लिए ये लेते आओ, क्योंकि मेहमान आपके लिए क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा दे तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर A और BC थे, यानी BC था यहाँ पे, ठीक है, और BC यहाँ पे क्या हुआ, A यहाँ पे आ गया, है ना, B को इसने क्या कर दिया, हटा दिया, और क्या बना दिया, AC बना दिया। तो कहने का मतलब A यहाँ पे क्या है, मोर रिएक्टिव है देन B से, B यहाँ पे लेस रिएक्टिव है, A क्या है यहाँ पे, मोर रिएक्टिव है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है Fe, ठीक है, क्या एग्जांपल है, Fe, CuSO4 क्या बना देता है, FeSO4। Fe यहाँ पे देखो, Fe यहाँ पे अलग से है, Fe यहाँ पे आ गया Cu की जगह पे, CuSO4 था, CuSO4 के साथ बढ़िया से जुड़ा हुआ था। Fe कहता है मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, मैं मुझको रहना दो, तुम हटो यहाँ से, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम गरीब हो। तो वो क्या हो गया, Fe यहाँ पे जुड़ गया, FeSO4 बना लिया, Cu को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो आप समझ गए हो, Fe यानी आयरन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब आप केमिकल रिएक्शन करते हो तो केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की, बहुत सारी चीजें होंगी भाई, गैस निकल रहा है, स्टेट ऑफ चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, या फिर कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सोल्यूशन है
फेरस सल्फेट का वो क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। एंड कॉपर मैंने प्रेसिपिटेट बताया, तो यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, कॉपर मेटल यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा, कॉपर मेटल क्या हो जाएगा यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है। आपने करा क्या यहाँ पे, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका आयरन था, मान लीजिए आयरन की नेल है, इसकी नेल है आयरन, यानी आयरन की एक कील है, एंड उसको किसमें डुबो दिया हम लोगों ने, कॉपर सल्फेट में। जैसे ये डूबा तो ये किसमें बदल जाएगा, ये कॉपर सल्फेट बन गया FeSO4 में। जैसे इसको हमने डुबो दिया तो ये कॉपर सल्फेट किसमें बदल गया, FeSO4 में। किसमें बदल गया, FeSO4 में, ग्रीन कलर का, ठीक है। एंड जो ये कॉपर था, कॉपर यहाँ पे, ये वाला कॉपर यहाँ पे डिपोजिट हो गया। तो कहने का मतलब कॉपर एक प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो वो जो नीचे जम जाता है, चीजें जो नीचे जम जाती हैं उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो यहाँ तो कॉपर यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा नीचे, तो यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। इस एग्जांपल को करने से पहले हमको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने से क्या होगा, हमको ये तो पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन क्या है कम रिएक्टिव है, हमको ये पहले पता चलना चाहिए भाई। हम एग्जांपल तो देख रहे हैं कि ये इसको डिस्प्लेस कर पा रहा है, बट डिस्प्लेस कब कर पाएगा, डिस्प्लेस केवल तभी कर पाएगा जब वो मोर रिएक्टिव होगा। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए ना कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। उसके लिए फिर से मैं एक ट्रिक लेके आया हूं। ट्रिक क्या है, याद कैसे करोगे, निमोनिक एक रट लो। क्या रटोगे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, ठीक है। घर वाले बोलते हैं कि तुम बहुत केयरलेस हो, क्या बोलते हैं, बहुत केयरलेस हो, कौन से वाले, जेब्रा वाले केयरलेस हो, ठीक है, बहुत एडवांस लेवल वाले, ठीक है। तो आप बोलोगे कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, तुरंत घर वालों से बोलो क्या, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, ठीक है। मुझे केयरलेस जेब्रा नहीं बोलो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ये आपका एक निमोनिक है। इससे आप क्या करोगे, पता लगा लोगे कि कौन सा लेस रिएक्टिव है, कौन सा हाई रिएक्टिव है। तो इस निमोनिक से क्या, जब भी आप नीचे जाओगे, यानी डाउन हिल प्रोसेस, क्या डाउन हिल प्रोसेस में आप देखोगे, जब नीचे जाओगे तो नीचे वाला लेस रिएक्टिव होगा, ऊपर वाला मोर रिएक्टिव। तो आपने क्या बोला, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, तो प्लीज का मतलब पोटेशियम, स्टॉप मीन्स सोडियम, कॉलिंग मतलब कैल्शियम, मी फॉर मैग्नीशियम, ए फॉर एल्युमिनियम, केयरलेस फॉर कार्बन, जेड फॉर जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा नहीं, जेड फॉर जिंक, ठीक है, इंस्टीड आयरन, ट्राई टिन, ठीक है। फिर लर्निंग से हो जाएगा लेड, ठीक है, लर्निंग से क्या हो जाएगा, लेड, कॉपर से हाउ से हाइड्रोजन, कॉपर से कॉपर, एंड सेफ्स का मतलब सिल्वर, एंड गोल्ड का मतलब गोल्ड, ठीक है। तो ये जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका रिफरेंस पॉइंट है, इसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो मतलब जीरो होता है, ठीक है। इसका जो रिएक्टिविटी होती है वो जीरो होती है। ऊपर वाले की, जिससे ऊपर जो है वो हाई रिएक्टिव, इससे नीचे वो है लेस रिएक्टिव। बट अगर मैं आपसे पूछूं दो चीजों में, मैं आपसे पूछूं कि आपके पास जिंक है और आयरन है, तो इसमें कौन सा लेस रिएक्टिव है, कौन सा हाई रिएक्टिव है, तो आप बोलोगे सर जो नीचे है वो आपका लेस रिएक्टिव है, जो हमेशा ऊपर है वो आपका क्या है, हाई रिएक्टिव है। तो अगर मैं आपको दे दूं कि जिंक और आयरन में कौन डिस्प्लेस पर का है, कौन हटा के खुद लग जाएगा, वो कौन है, जिंक है। यहां तक मेरी बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। तो आप एकदम चिल होके याद कर लो कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, ठीक है। ये मैं अपने घर वालों से भी बोल रहा हूं कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ये निमोनिक याद कर लोगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बस इतना याद रखना कि जो इसमें हायर द लिस्ट है वो क्या है, आपका मोर रिएक्टिव है, एंड लोअर द लिस्ट है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है। और एलिमेंट जो अबव हाइड्रोजन है, ठीक है, वो कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड, जो हाइड्रोजन के ऊपर है, तो आप समझो कि एसिड जो होता है ना, एसिड से अगर रिएक्शन करा रहे तो हाइड्रोजन गैस को वो निकाल देंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया तो अभी आगे एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो जिंक है एंड CuSO4 है, तो यहाँ पे जिंक SO4 बन गया। तो क्या ये जिंक इस Cu को डिस्प्लेस कर सकता था, देख लेते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, जेब्रा यानी जिंक, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर, कॉपर यानी बाद में आ रहा है, तो यानी कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है,
एंड जिंक आपका क्या है, मोर रिएक्टिव। तो आप समझ जाओगे कि जिंक क्या कर पाएगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, आपका जिंक सल्फेट बन जाएगा। यहां तक मेरी बात समझ में आई? फिर अब हमने ये बोला कि सर कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी है, हाइड्रोजन के ऊपर जितने, हाउस फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी है, अगर मैं उनकी एसिड से रिएक्शन करा देता हूं तो हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। ठीक है, तो आप देखो जिब्रा ऊपर आता है यानी जिंक ऊपर है, एंड हाउ मतलब हाइड्रोजन नीचे है, तो ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, एंड इसकी जगह ये आ जाएगा, ये बना लिया ZnCl2, एंड हाइड्रोजन गैस यहां से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर हो जाएगी। तो दिस इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से अगर उसका क्विक रिवीजन कराऊं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो फिर से आप समझो कि जो मोर, ये आपका एक कंपाउंड है, और उसमें जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट आएगा तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट वाले को क्या कर देगा, हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा। यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। साथ में ही हम लोग पढ़ लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद ही अगली रिएक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं, और उससे पहले घर में जाके न्यूमोनिक, बहुत अच्छी न्यूमोनिक है, उससे आप रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो। न्यूमोनिक क्या है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है आप ऐसे भी पता लगा सकते हो कि कौन, अगर आप भूल जाओ कि भाई लेस रिएक्टिव कौन है, हाई रिएक्टिव, तो ऊपर वाला हाई रिएक्टिव होता है। फिर भी अगर भूल जा रहे हो तो ऐसे याद रखो, एक मान लो एक वाइल्ड जेब्रा है, वो एक लैब के अराउंड क्या कर रहा है, रन कर रहा है, स्पिलिंग केमिकल एवरीवेयर। तो और चारों तरफ क्या कर रहा है, केमिकल्स को गिरा रहा है, तो यानी वो क्या है, रिएक्टिव है। और अगर गोल्ड कॉइन अगर देखा ना, जस्ट सिट कामली, मतलब एकदम शांत से बैठा है, यानी वो कैसा है, अनरिएक्टिव है। ठीक है, तो ऐसे करके आप पता लगा सकते हो, गोल्ड सबसे नीचे है, जेब्रा ऊपर है ना, ऐसे करके। बाकी ऐसे भी आ रहा है तो ये सब ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आ रहा तो उसकी वजह। अब अगर हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो अगर मैं बात करूं, आपके पास एक कंपाउंड है AB और दूसरा एक कंपाउंड है CD, है ना, और अब क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये जो D है वो B की जगह आ गया, और ये जो B है वो D की जगह चला गया। तो यहां पे बन गया AD प्लस CB। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहां पे देखो ध्यान से, बढ़िया से समझ में आएगा। ये एक लड़का है और उसकी जो वाइफ है बहुत काली है, ठीक है, और ये लड़का गोरा है, देखो, ठीक है, ये एक जोड़ी हो गई। दूसरे वाले केस में क्या है, एक लड़का है वो काला है एंड लड़की उसकी क्या है, गोरी है। तो ये हमको कुछ अच्छा नहीं लगा, हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट करा दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट करा दिया, यानी दोनों का क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहाँ पे दोनों को हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गोरे गोरे को एक साथ एंड कालो कालो को एक साथ। अब ये बढ़िया से हो गया। तो ये जो रिएक्शन हुई इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी दो चीजों का आप लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। वो हमेशा कंपाउंड में ही पॉसिबल है, तो इसे क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी हमने क्या कर दिया, केवल एक्सचेंज कर दिया भाई, दोनों की वाइफ को एक दूसरे से क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। तो बट ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अ रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड, किसी भी दो कंपाउंड्स में जो आयन है वो एक्सचेंज कर दिया जाता है, यानी यू, ठीक है, कैसे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, ठीक है। अब सुनिए, ऑफन रिजल्ट इन अब प्रेसिपिटेट, ये भी क्या बनाते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ये भी क्या बनाते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट बनाते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यानी इनसॉल्युबल सॉलिड के फॉर्म में नीचे क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। जैसे ये मान लो टेस्ट ट्यूब है, तो इस टेस्ट ट्यूब में नीचे ऐसे क्या करके प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जो इनसॉल्युबल सॉलिड होगा वो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा एक कंपाउंड का। इसीलिए इस रिएक्शन को एग्जाम वाले क्या करते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का है। प्रेसिपिटेशन यानी वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। यहाँ पे आपका Na2SO4 है एंड उसकी रिएक्शन BaCl2 से करा दी गई है। तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे SO4 आयन का एक्सचेंज हो जाएगा, SO4 यहाँ पे चला गया, Cl2 यहाँ पे आ जाएगा, तो SO4 इधर गया तो BaSO4 एंड NaCl। अब ये जो BaSO4 है सॉलिड के फॉर्म में नीचे जुड़ जाएगा, यानी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म। यहाँ पे अगर हम लोग देखें PbNO3 है, यानी लेड नाइट्रेट है ना, उसकी रिएक्शन Ki से करा दी, तो यहाँ पे क्या बन गया, PbI2, यानी ये एक्सचेंज हो गया ना, नाइट्रेट और आयंस में, दोनों में, नाइट्रेट और आई में, आइडो में चेंज हो गया। और यहाँ पे क्या बन गया, PbI2 एंड KNO
O3, ठीक है। तो ये जो PbI2 सॉलिड के फॉर्म में, येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में उस टेस्ट ट्यूब में नीचे आके इकट्ठा हो जाएगा, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आप लोग बढ़िया से रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से रिवाइज कर लेना। फिर आगे देखा है तो फिर आज हम लोग पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले जानते हैं रेडॉक्स क्या होता है। जब आप क्लास 11th में जाओगे तो आपको पहला चैप्टर ही रेडॉक्स रिएक्शन मिलेगा और बहुत डिटेल से आपको पढ़ना होता है। बट क्लास 10th में आपको थोड़ा सा जानकारी लेना है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, क्योंकि आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए पढ़ते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। अब बात आती है सर कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो जब हम किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड में ऑक्सीजन जब ऐड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। यहां तक बात समझ में। या फिर हम ऑक्सीडेशन को ऐसे ही बता सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो भी हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या फिर ऑक्सीजन ऐड होगा तब हम उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन अगर बताना है तो मतलब ऑक्सीडेशन से ही मतलब ओ से ऑक्सीडेशन, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। उसके साथ साथ अगर हम और स्टैंडर्ड वे में जाने तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब किसी स्पीसीज से यानी किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो या इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। जैसे अगर एक एग्जांपल लूं, मैंने बोल दिया कि यहाँ पे सोडियम है और सोडियम ने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और Na+ बन गया, एक इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया तो वो क्या बन गया, Na+ हुआ। तो यहाँ पे उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने ले लिया है, उस इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया, क्लोरीन ने ले लिया और उसने बना दिया Cl-। तुम लोग को पता है कि जब किसी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसपे माइनस चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन ही माइनस है तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसपे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसपे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन और यहाँ पे हुआ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। या फिर अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यहाँ पे मैंने बोला कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है ना, तो ऑक्सीजन आपका क्या जुड़ने से ये क्या हो जाएगा, आपको ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दो सर जी, इसमें क्या ये जो प्रोसेस है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे। कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहा है। ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो इसीलिए ऑक्सीजन आपका बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है। तो जब भी किसी एलिमेंट या फिर कंपाउंड से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो, तो उसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन को सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है, ऑक्सीजन। तो यानी किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो भी हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर फिर भी लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो तो इसका भी मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। या फिर ऑक्सीजन हट जाए या फिर क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन गेन हो रहा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम उसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है, रेडॉक्स का मतलब होता है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो एंड रिडक्शन भी हो साइमल्टेनियसली, बोथ साइमल्टेनियसली हो, यानी दोनों एक साथ हो तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं ऑक्सीडेशन का, यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन से किया गया, यहाँ पे बन गया जिंक और CO। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कार्बन के साथ क्या यहाँ पे जुड़ गया, ऑक्सीजन। कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और अगर आप देखोगे जिंक ऑक्साइड से, जिंक से ऑक्सीजन हट गया है तो जब ऑक्सीजन का रिमूव होता है तो भी हम उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, है ना। या तो ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हटा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन जुड़ा तो रिडक्शन और हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ऑक्सीडेशन। जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, बात समझ में आई। तो आप बोलोगे क्या कि सर ये जो ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप बोलोगे कि जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू Zn, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, क्यों, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को खो दिया है।
और कार्बन इज ऑक्साइड इन कार्बो मोनोऑक्साइड CO, इट गेन्स ऑक्सीजन, उसने क्या करा है, ऑक्सीजन को गेन कर लिया है, ठीक है। इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि इसमें बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे हैं। ये बात समझ में आई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक बार और आप लोग को रिवाइज कराए तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी भी एटम या फिर एलिमेंट या फिर कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़े, है ना, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एग्जांपल के फॉर्म में मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो आपका क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ क्या, यहाँ पे मैग्नीशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ऑक्सीजन आपका बढ़िया से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, पहले ही बताया मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट क्या है, रिडक्शन। यानी रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। जब उसका उल्टा ऑक्सीजन रिमूव हो, हाइड्रोजन जुड़ जाए और इलेक्ट्रॉन भी क्या हो, जुड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका CuO है और H2 है, तो आप सिंपल सी बात है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और दूसरी तरीके से भी आप देखते जाओ तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन हट गया, तो जब किसी एलिमेंट या फिर कंपाउंड में, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ, यानी इससे ऑक्सीजन हट गया। देखा जाए तो यहाँ पे, देखा भी जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ भी रहा है। तो आप ऐसे बताओगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आया होगा, कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन जुड़ना, हाइड्रोजन निकलना और इलेक्ट्रॉन निकलना, ठीक है। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन जुड़ना, ऑक्सीजन निकलना एंड इलेक्ट्रॉन जुड़ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन तो इन्वायरमेंट में है ही है, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हम लोग को कहां से मिल जाती है, एयर से मिल जाती है। एयर से भी नहीं मिली तो वाटर से मिल जाता है, भाई पानी में भी ऑक्सीजन है ना। और दोनों अगर एक साथ हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मॉइस्चर बोलते हैं, मॉइस्चर, मॉइस्चर यानी नमी। और जब भी कोई भी मेटल, कोई भी कंपाउंड मेटल जब इस मॉइस्चर के संपर्क में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो उसका क्या हो जाता है बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो डेली लाइफ में अगर इसका एग्जांपल ले, कोरोजन हो जाएगा। कोरोजन का मतलब क्या होता है, जंग लगना, ठीक है। कोरोजन का मतलब जंग लगना। तो जंग कैसा है, एक स्लो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस है मेटल का, मेटल को धीरे धीरे वो तोड़ता रहता है। कैसे, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की रिएक्शन हो जाती है मॉइस्चर से या फिर एसिड से या फिर कोई अदर सब्सटेंस जो इन्वायरमेंट में है, ठीक है। तो एक्चुअली मान लो आपका ये कोई एक मेटल है, ठीक है, और मैं मान लेता हूँ Fe है, फेरस है ना, मतलब आयरन है, ठीक है। मेटल कौन सा है, आयरन है। अब इसके संपर्क में बहुत सारा मॉइस्चर है, मॉइस्चर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करेगा और इसके चारों ओर एक लेयर बनती रहेगी, किसकी बनेगी, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड की। किसकी बनेगी, फेरिक ऑक्साइड की। ये जो फेरिक ऑक्साइड की लेयर है वो उसको धीरे धीरे लेयर बनते हुए, लेयर बनेगी फिर टूटेगी, लेयर बनेगी फिर टूटेगी, और मेटल को आपको क्या कर देगी, खराब कर देगी। तो अब कैसे बचा जाए इस कोरोजन से, कोरोजन तो समझ में आ गया ना, कि मतलब ऑक्सीडेशन से, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तो जो डिस्ट्रक्शन होता रहता है धीरे धीरे मेटल का, उसी को क्या बोला जाता है, हम लोग कोरोजन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी आयरन में जंग लगना, ठीक है। तो आयरन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, वाटर से, ऑक्सीजन वाटर कहां से मिलेगा उसको, एयर से मिलेगा, ठीक है। जैसे Fe4Fe होता है, इसमें 3O2 होता है। आपको रिएक्शन याद करना कर लो, नहीं याद करना तो बस इतना समझ लो कि इसमें क्या बन रहा है, Fe2O3, जो अभी मैंने बताया Fe2O3 बनता है H2O, ठीक है। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोला जाता है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अभी मैंने बताया फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है बेटा आपका, फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बनता है। अब आप लोग पता है जंग जब लगता है तो फेरिक ऑक्साइड किस कलर का होता है, वो फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट होता है, यानी जंग होता है ना। रस्ट इज द पोरस, एकदम पोरस होता है, छेद छेद वाला, ठीक है। डज नॉट प्रोटेक्ट द मेटल अंडरनीथ, जो उसके नीचे का मेटल होता है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, मतलब एक ऐसा लेयर है जो पोरस है, यानी अंदर भी धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होता रहेगा। अब चलो, अब अगर मैं बात करूं कि मान लो जंग लग गया है आपके मेटल में, आप उसको कैसे बचाओगे। घर में क्या होता है, कूलर वगैरह रखा रहता है लोहे का पुराना, एंड उसमें जंग लग जाता है। अब उस जंग लग गया है तो उसको हटाओगे कैसे, या तो सबसे बढ़िया प्रोसेस सब लोग जानते हो कि पेंटिंग कर दो। पेंटिंग करोगे तो आप, ये मान लो आपका मेटल सरफेस है और आपने पूरा इसको क्या कर दिया, पेंट कर दिया। अब पेंट कर दिया तो बाहर के इन्वायरमेंट से यानी मॉइस्चर से, बाहर के इन्वायरमेंट यानी मॉइस्चर यानी नमी से एक लेयर बन गई। अब ये अंदर नहीं जा पाएगा, नमी की लेयर अंदर जा नहीं पाएगी, ऑक्सीडेशन हो नहीं पाएगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो जंग भी नहीं लगेगा, ठीक है। या फिर क्या कर दो आप, ऑयलिंग कर दो, पूरे चारों ओर क्या लगा दो, ऑयल लगा दो, या उसी को क्या बोलते हैं, ग्रीसिंग, ग्रीस लगा दीजिए। तो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर
मेटल, या फिर सबसे अच्छा हम क्या करें, गैल्वेनाइजेशन। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इस रस्ट के ऊपर जहां पे जंग लगा है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। जिंक मेटल की क्या कर दी जाती है, कोटिंग। तो कोटिंग विद जिंक टू प्रिवेंट द रस्ट, जंग से बचने के लिए, ठीक है। फिर एलोइंग का मतलब क्या होता है, एलोइंग का मतलब होता है, आप अब देखो, एक स्टील आती है और एक होता है स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस स्टील क्या है, स्टेनलेस स्टील ऐसी स्टील होती है जिसमें कभी जंग नहीं लगती। कैसे जंग नहीं लगेगी, वो एक्चुअली में एलोय है, यानी उसमें प्योर स्टील नहीं है। स्टील कैसे बनाया गया, स्टील में जब आयरन में कार्बन को जोड़ दिया जाता है, ठीक है, आयरन में बहुत सारा कार्बन डालते हैं, कार्बन डालते हैं, कार्बन डालते हैं, तब जाके आपका क्या बनता है भाई, स्टील बनता है। तो जब किसी दो मेटल को आप जोड़ देते हो तो आपको क्या बनता है, स्टील बनता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, एलोय। यानी दो या दो से ज्यादा, मतलब जब हम किसी दो मेटल या फिर नॉन मेटल को जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एलोय बोलते हैं। तो वहां से भी उस चीज में भी जंग वंग नहीं लग पाती है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं रैंसिडिटी की। रैंसिडिटी मतलब क्या होता है, रैंसिडिटी भी एक ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस है डेली लाइफ में। आप खाना खाते हो, ठीक है, खाना खाया, रात में जो खाना बच गया उसको रात में रख दिया। मान लो रात में पूरी सब्जी बनी, क्या बना, पूरी सब्जी, और उस पूरी सब्जी को आपने रख दिया, तो आप देखोगे सुबह तक पूरा खाना सड़ जाएगा। क्यों सड़ गया, क्योंकि उस खाने का क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो रैंसिड इट इज द स्पॉइलिंग ऑफ फूड, यानी फूड का सड़ना, ठीक है, स्पेशली ऑयली और फैटी फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। किसका, फैटी और ऑयली फूड का, कैसे, ऑक्सीडेशन से। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑयली फैट्स से आपका रिएक्ट करता है और एक अनप्लीजेंट स्मेल, यानी बहुत खराब स्मेल पैदा करता है, ठीक है, एंड टेस्ट, ठीक है। इट इज द इट इज द काइंड ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होगा और रात तक में आपका पूरा खाना खराब कर देगा। अरे जो आपका पैकेट में सामान आता है वो भी ऐसे ही खराब होता है, ठीक है। तो पैकेट में सामान क्यों रखा जाता है, पैकेट में सामान इसी रखा जाता है क्योंकि पैकेट के अंदर तो भाई नमी जाने से नहीं रही, और गई तो खराब हो जाएगा, सीधी सी बात है। मान लो किसी डब्बे में बिस्किट रखा हो, कुछ भी रखा हो, ऑयली सामान, ठीक है, तो अब जैसे उसमें हवा जाएगी, नमी जाएगा, तो पूरा चीज खराब हो जाएगा ना। तो अगर जब तक नमी नहीं जा रही है तब तक सही है, तो इसीलिए पैकेट में हवा भर के रख दिया जाता है, ठीक है। तो चिप्स और फ्राइड फूड स्मेल बैड व्हेन केप्ट ओपन लॉन्ग, है ना। आप चिप्स का पैकेट खोल के रख दो तो बहुत ज्यादा बदबू करने लग जाएगा, ठीक है। घी हो गया, ऑयल हो गया, बिकम स्टिकी एंड स्मेल ड्यू टू ऑक्सीडेशन। घी में और ऑयल में ऑक्सीडेशन हो जाता है, बहुत स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये वाला चैप्टर आप लोगों का खत्म हो गया, बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइफ प्रोसेस पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th में, ठीक है। थैंक यू।